नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर प्रदेश में मंदी खत्म होने का दावा किया है। सीएम ने ट्वीट में बताया है कि कैसे कोरोना काल के बाद उनकी सरकार की नीति से प्रदेश में खुशहाली लौट आई है। उन्होंने इशारों ही इशारों में केंद्र सरकार पर भी तंज कसा। वहीं बीजेपी ने इस दावे को हवाई बताया है। उनका सरकार का दावा हकीकत से परे है, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। जो भी बदलाव आए हैं वो बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है उसकी नीतियों की वजह से आए हैं, ये बीजेपी दावा कर रही है। यानी कि कुल मिला के क्रेडिट लेने की जो पॉलिटिक्स है वो भी हो रही है। लेकिन इन दावों से इतर क्या असर हो रहा है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में, और ये जो समय रहा दिवाली के टाइम का, इस समय अमूमन हम देखते हैं कि एक जंप मिलता है अर्थव्यवस्था को, तो क्या इसे हम स्थायी मान सकते हैं? इसी पर करेंगे आज चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को मंदी मुक्त प्रदेश होने का दावा किया है। सीएम ने केंद्र सरकार पर तंज कसने के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई भी दी। सीएम ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति को लेकर एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा, बधाई छत्तीसगढ़। आप सबको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष भी धनतेरस और दीपावली के दौरान प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा उछाल दर्ज किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दीपावली के दौरान प्रदेश में वाहनों के पंजीयन में 17.17% की वृद्धि दर्ज की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि यदि जनता की जेब में पैसा डालेंगे तो वो लौटकर बाजार में ही आएगा। यही कारण है कि हमारा छत्तीसगढ़ आज मंदी से अछूता है। आज किसान, मजदूर, पशुपालक सहित आम जनता लाभान्वित है। इसीलिए बाजार गुलजार हैं और व्यापारी भी खुश हैं। अब सीएम प्रदेश की खुशहाली का दावा करें तो भला बीजेपी कहां शांत बैठने वाली थी। बीजेपी ने सीएम के इस ट्वीट पर पलटवार किया है। थोथा चना बाजे घना, ये बात पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर चरितार्थ होती है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण लोगों के काम धंधे पूरी तरह से चौपट थे। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराया है, इसके चलते लोग अब भयमुक्त होकर व्यापार कर रहे हैं। आम जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। इसका श्रेय पूरी तरह से मोदी सरकार को जाता है। राज्य सरकार तो उल्टा वैट लगाकर अतिरिक्त यहाँ के लोगों के जेब में डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में जो बात लिखी, वो बात राहुल गांधी कोरोना काल से लेकर अब तक केंद्र सरकार से मांग करते रहे हैं। भूपेश बघेल को यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। ऐसे में उनकी हर एक प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार के लिए कुछ ना कुछ संदेश जरूर होता है, और इस ट्वीट के जरिए बघेल ने आर्थिक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, अर्थशास्त्री हैं। अमित चिमनानी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और धनंजय सिंह ठाकुर हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अखिल जी आपसे। ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ी सी बढ़त दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ में, क्या इसे स्थायी तौर पर देखा जाए? क्या इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाना ठीक है? देखिए, वास्तविकता में जो अर्थशास्त्र का मेन सिद्धांत है वो ये कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करे, और प्राथमिकताओं के बाद अगर गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग को किसी प्रकार आय के स्रोत मिले तो उद्योग को और व्यापार को उससे ज्यादा मदद मिलती है। देखिए, एक अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जी। इसका मतलब यह है कि जो गरीब वर्ग है और मध्यम वर्ग, अगर उसकी आय में वृद्धि हो तो इससे परचेजेस बढ़ती हैं, इससे डिमांड बढ़ती है, और जब परचेजेस और डिमांड बढ़ती है तो इंडस्ट्री को भी फायदा होता है। तो जीडीपी और पर कैपिटा इनकम तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो अर्जित आय है उसका वितरण कैसे हो। जो मुझे लगता है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस प्रकार की ग्रोथ हुई है, ये पूरे देश में भी हुई है और छत्तीसगढ़ में भी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की 17% की ऑटोमोबाइल की ग्रोथ ये बताती है कि जो प्रदेश की प्राथमिकताएं हैं, अगर कृषक को धान और गेहूं का मूल्य मिले, अगर जो कृषक है उसकी आय बढ़े,
अगर उसके संसाधनों का किसी प्रकार मूल्य कम किया जाए और उसकी आय बढ़े तो डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो ये है कि हमारे देश में जो मध्यम वर्ग है, जो बड़ा मध्यम वर्ग है और अल्प मध्यम वर्ग है, अगर उसके आय के स्रोत बढ़े तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था को, उद्योग को और व्यापार को बहुत ज्यादा गति मिलती है। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा ये निष्कर्ष निकालना कि 1 महीने की ग्रोथ या 2 महीने की ग्रोथ से हम ये कहें कि जीडीपी हमारी और अर्थव्यवस्था हमारी जो है ढर्रे पे आ गई है। इसके लिए क्योंकि ये पेंटअप डिमांड भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से लोगों ने परचेजेस को रोके रखा और जो उद्योग और व्यापार था उसने भी अपने माल को रोके रखा, इसलिए उसने माल निकाला और लोगों ने खरीदा। लेकिन अगर ये गति हमें अगले 3-4 महीने दिखती है और निरंतर रूप से दिखती है तो हम ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि जो राज्य सरकार के प्रयास हैं वो सफल हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के सही निर्धारण से उसका दिशा को बदला जा सकता। ठीक है धनंजय जी, एक सवाल आपसे अब मेरा ये कि चलिए धनंजय जी शायद नहीं है अभी, मैं अमित जी से सवाल ले लेता हूं। अमित जी, किस तरीके से इस ग्रोथ को देख रहे हैं? ग्रोथ तो हुई है, अब क्या यहाँ पर केवल क्रेडिट लेने की होड़ हो रही है कि राज्य सरकार की वजह से हुई या केंद्र की वजह से हुई? देखिए, जब कोई मुख्यमंत्री बयान देते हैं तो उसमें बहुत गंभीरता होनी चाहिए। कभी हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी को पहला नंबर पे बता दिया जाता है, फिर वो कभी अपनी ही योजनाओं की खुद बढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी लगातार खतरे में चल रही है। एक केंद्र को कोसना, दूसरा अपनी बढ़ाई करना पिछले 3 वर्षों में उन्होंने जारी रखा है। अब मैं ये समझता हूँ कि उनका प्रयास है, लेकिन प्रयास ऐसा करें जिसमें तर्क हो। मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जब पब्लिक में सरकार पैसा डालती है तब पब्लिक जो है खुशहाल होती है और अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो इसको ब्रॉडर सेंस में हम कैसे देखते हैं, उस प्रदेश के बजट को देखिए। जब हम सरकार में थे तब इस प्रदेश का बजट हमने 95,000 करोड़ रुपया छोड़ा था। मतलब हम 95,000 करोड़ रुपया खर्चा करते थे, जनता की जेब में डालते थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से हो या किसानों को देना हो, अलग अलग सेक्टर में ये सरकार खर्चा करती थी। अब 3 वर्षों में वह 95,000 करोड़ का बजट और इन्होंने कम कर दिया। 3 वर्षों में बढ़ने की बजाय कम हुआ है। 19-20 की महालेखाकार की रिपोर्ट कहती है कि 22,000 करोड़ रुपया तो इन्होंने बजट का खर्चा ही नहीं किया। मतलब इन्होंने स्पेंडिंग जो की है वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए की है, 22-25,000 करोड़ रुपया कम खर्चा है। तो अब ये क्या है, दीपावली की एक सेल को ये बता करके ये कहेंगे कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई, तो ये कोई मानने वाला नहीं है। मैं कुछ और ऑटोमोबाइल सेक्टर के ही फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऑटो पंडित एक एजेंसी है जो बताती है कि इस सेक्टर में किस प्रदेश ने क्या किया। ये जो पैसा अभी दे रही है सरकार, वही पैसा सरकार में आते भी दिया था इन्होंने, पिछले साल भी दिया था, अभी भी दिया था, यानी कि इम्पैक्ट सेम आना चाहिए था। 19-20 में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और 20-21 में जो है छत्तीसगढ़ -6% है। और अगर मैं एक रैंडम दूसरे महीने की सेल पकड़ता हूं, दीपावली की नहीं पकड़ता, सितंबर 19 की सेल देखता हूं और सितंबर 20 की देखता हूं तो -22% है छत्तीसगढ़। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ऑटो पंडित। तो सर उस टाइम तो कोविड भी था ना 2020 में, उस आंकड़े को कैसे कंपेयर कर सकते? मैं देखिए, मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि यहाँ न कोरोना का असर हुआ है। 19-20 की कंपैरिजन कितनी ठीक है सर? चलिए मैं लौटता हूं अमित जी आपके पास। धनंजय जी, सवाल ये था सर कि एक तरफ ट्वीट है जिसमें ये कहा गया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारी बढ़ी, फायदा हुआ। दूसरी तरफ एक चिट्ठी भी लिखी गई है केंद्र को जिसमें 8 बिंदु हैं और ये कहा गया है कि सरकार के पास तो फंड्स बहुत कम है। अगर फंड्स कम है तो फिर वो फंड कैसे आप लोगों ने मार्केट में रखे जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर ऊपर चला गया? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने वित्त मंत्री को 4 से 8 बिंदुओं के पत्र लिखा, जिसमें जो राज्य सरकार के हक अधिकार की बात है जिसको रोकने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, जैसे 219 कोल ब्लॉक का आवंटन निरस्त होता है, उसके जो पेनाल्टीज थे केंद्र सरकार के पास सुरक्षित हैं, उसमें हमारा एक 4,400 करोड़ रुपए का देय है, वो हमने उनसे मांगने का काम किया। दूसरी बात, एथेनॉल की प्लांट हमने लगाने के बाद पिछले साल भी कही थी, अनुमति मांगने का काम किया था। वो प्लांट की अनुमति हमको नहीं मिली क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की पैदावार होती है और उसे निष्पादन के हमको एथेनॉल के बनाने की आवश्यकता है, हमने प्लांट मांगा था।
तीसरी बात देखेंगे जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति का मामला है, जिसका लास्ट डेट 2022 तक का है, तो राज्य सरकार ने मांग की है कि 2022 की डेट को 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाए और छत्तीसगढ़ को नहीं पूरे देश के राज्यों को उसका फायदा मिलेगा। और भी बहुत सारे उसमें बिंदु हैं। तीसरी बात आप देखेंगे कि जब किसानों का जब भी हमने पैसा डाला 2018 में हमारी सरकार बनती है और 2019 में हमने किसानों को कर्ज मुक्त किया, लगभग 11,000 करोड़ की राशि किसानों को कर्ज मुक्त किया। उस दौरान किसानों को हमने धान की कीमत 25 रुपए दिया एक मुश्त, और 5700 करोड़ की राशि उस बार किसानों के खाते में ट्रांसफर हुई। फिर दूसरे साल में 5700 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर हुई। अगर हम ऑटो सेक्टर की बूम की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दंतेवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां 2017-18 में मात्र 5 ट्रैक्टर हुआ करते थे, क्योंकि आरटीओ का पंजीयन बताता है ये रिपोर्ट्स जो है, और उसमें मुश्किल से 2-4-500 मोटरसाइकिल बिकते रहे हैं। जब हमने पैसा डाला था, जब देखेंगे 500 से अधिक ट्रैक्टर दंतेवाड़ा में बिका था लास्ट ईयर में, और लगभग 3000 से अधिक मोटरसाइकिल खरीदी गई है। और खरीदने वाले कौन लोग हैं? ये खरीदने वाले किसान हैं, वहां के तेंदुपत्ता संग्रह के, वहां के वनवासी हैं जो 52 उपज के समर्थन मूल्य खरीदी के बाद डेवलप हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है जब आप किसानों के जेब में पैसा डालेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी, लगभग 80% जो आबादी है कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और हमने उनको कर्ज मुक्त किया, मेरा सवाल जेब में पैसा डाला। धनंजय जी, मेरा सवाल दूसरा था। ये राज्य सरकार पैसे तो तब डालेगी जब राज्य सरकार के पास खुद बेहतर हो, और आप लोग ये मान रहे हैं कि राज्य सरकार की कमाई घटी कोविड में, राज्य सरकार को केंद्र फंड नहीं दे रही, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लोन के भरोसे चल रही है, राज्य सरकार लोन ले रही है और उसको दे रही है। इससे फिर छत्तीसगढ़ का ओवरऑल क्या फायदा है सर अर्थव्यवस्था में? देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं तो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति विकास बहुत आवश्यक है, क्योंकि 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल में यहाँ पे किसान कर्ज से दबे हुए थे। छत्तीसगढ़ के खजाने पर रमन सरकार द्वारा 41,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के गया है, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। लेकिन 20 लाख किसान भी कर्ज में डूबे हुए थे, हताश थे, परेशान थे, उनको उपज की सही कीमत नहीं मिला था। तीसरी बात आपने कहा कि राज्य सरकार की आवक खत्म हुई, राज्य सरकार की आवक बरकरार है, लेकिन जो केंद्र सरकार से हमको लेना है, जीएसटी की क्षतिपूर्ति कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। जीएसटी के जो हमारी राशि किसके पास जमा है? केंद्र सरकार के पास जमा है। हमारी जो इनकम है, जो कोल की जो हमारी इनकम जो होनी चाहिए, वो किसके पास जमा है? केंद्र सरकार के पास जमा है। मतलब इनकम हुई है ना, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर केंद्र पैसा नहीं देता, हमारे इनकम को रोकने का काम उनके द्वारा किया गया है। स्वाभाविक सी बात है, हमारे इनकम अगर देने के बजाय रोकेंगे, हमको तो कर्ज लेना पड़ेगा। आज लगभग 26,000 करोड़ रुपए की राशि पूल होता है जो हमको केंद्र सरकार से लेनी है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे पैसे हुए ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं, एक और चीज जो यहाँ पर अमित जी की तरफ से कही गई कि ये सिर्फ इस दौरान का ना देखें, उससे अगले और पिछले महीने का भी हिसाब किताब देखें, वहां पर मामला फिट नहीं बैठता है। मैं तो आपको 2019, 2020 और अभी की बात बता रहा हूँ ना। 2019 में जब हमने किसानों को कर्ज मुक्त किया, किसानों के फसल के 25 रुपए कीमत जब हमने दिया, तो आप देखें किस प्रकार से यहाँ पे कपड़ा मार्केट की बात कर लो, ज्वेलरी मार्केट बात कर लो, ऑटोमोबाइल मार्केट की बात कर लो, बूम किया था। मैं तो आपको जिले का उदाहरण बता रहा हूँ ना, जो दंतेवाड़ा जिला है, जो वनांचल क्षेत्र में आता है, जहां 2018 के पहले मुश्किल से 5 ट्रैक्टर खरीदे गए थे और मुश्किल से 500-400 मोटरसाइकिल थी। आज 2019 में आप देखेंगे वहां पे 2000 से अधिक मोटरसाइकिल खरीदी गई और 500 ट्रैक्टर खरीदे। ट्रैक्टर खरीदने वाला कौन है? किसान तो ही है ना। और किसान जब लाभान्वित हुए तभी तो ट्रैक्टर खरीदे, और किसी को लाभकारी बनाने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार ने किया। और अभी कभी मैं बता रहा हूँ 2019 और 2020 में भी वही स्थिति रही है। 2021 में भी आप देखिए, जहां देश भर में मंदी है, छत्तीसगढ़ में खुशहाली है। कुछ बोलना चाह रहे थे अमित जी, बोलिए। सहकारी समिति के लोगों को इन्होंने 12 महीने से तनख्वाह नहीं दी। 2058 समितियां हड़ताल पर हैं। जिनसे गोबर से खाद बनाई उनको एक साल इन्होंने पैसा नहीं दिया है। वो कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं और ये बोलते हैं खुशहाल है। खैर, ये झूठ बोलने की आदत है। ये एक लेटर जो मुख्यमंत्री जी ने लिखा, जिसका आपने जिक्र किया, इसमें 8 बिंदु हैं। अभी धनंजय जी ने कहा कि 26,000 करोड़ रुपया हमको लेना। इसमें 8 बिंदुओं में एक भी बिंदु में ये नहीं लिखा है कि आपको 26,000 करोड़ लेना है। इसमें लिखा हुआ है कि 13,000 करोड़ आपको जो केंद्र ने बजट बनाया था, उस बजट से कम मिला है। अब बजट से कम मिलना एक अलग बात होती है और आपका पैसा रुकना अलग बात होती है। और आप लेटर में लिखते हो 13,000 करोड़, आप टीवी चैनल पर बोलते हो 26,000 करोड़। तो सर, इतने झूठ छत्तीसगढ़ में क्यों बोले जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। मैं जवाब दूं? जी बोलिए धनंजय जी। असल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है।
जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के हित अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इनको पता है केंद्र में जो इनकी सरकार बैठी है वो निकम्मी है, वो भेदभाव करती है। मैंने कहा ना 8 बिंदुओं पे पत्र लिखा है। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब सुन लीजिए ना, मैं आप जवाब दिया ना, लेकिन आप उसका जवाब नहीं है। मैं तो जवाब दे दिया ना, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है 26 लेना है आपको, 26,000 करोड़ रुपए लेना है, 26,000 करोड़ रुपए लेना है, लेकिन आपकी मानसिक हालात ठीक नहीं है, आपके मानसिक हालात ठीक नहीं है, आपके मानसिक हालात ठीक नहीं है। उस पत्र को पूरा पढ़ लीजिए, आपके मानसिक हालात ठीक नहीं, पूरा पत्र पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि कोल आवंटन जो हुआ था, कोल 219 को सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, शांति रखिए, धैर्य रखिए। 2019 कोल आवंटन जो निरस्त हुआ था, जिसका कंपनसेशन केंद्र सरकार के पास है, उसमें 40,000 करोड़ रुपए हमारा है। आपको मालूम है ना कि भूल गए कि अडानी जी ने मना किया बताने के लिए। कंपनसेशन नहीं है, पेनल्टी है। कंपनसेशन है जो निरस्त हुआ, उसमें राज्य सरकार ने कंपनसेशन है उसमें। सुन लीजिए, कंपनसेशन है। क्यों अडानी जी ने मना किया क्या बोलने के लिए या सुनने के लिए? 219 कोल ब्लॉक निरस्त हुए हैं, उसका कंपनसेशन राशि हमको मिलना है 41,000 करोड़ रुपए, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दबा के रखा हुआ है। और सुन लीजिए 7,000 करोड़ रुपए मनरेगा का हमको लेना है। और बताऊं कुछ क्या, 13,000 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की जनता का अधिकार मांगे तो तकलीफ इनको होता है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के पैसे दबा के रखे हुए हैं, तकलीफ स्वाभाविक बात है क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार आपकी निकम्मी है, वो तो राज्य सरकार को दे नहीं पाती, राज्य सरकार के अधिकारियों को अलग दबाती है। स्वाभाविक बात है, आप तकलीफ में रहिए, आपकी तकलीफ वाजिब है। ठीक, मैं आ रहा हूँ अब आप दोनों के पास। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा प्लीज। चलिए जल्दी से रखिए, फिर मैं अखिल स्वामी जी के पास जाऊंगा। सर पहली बात है, जो कोल ब्लॉक की ये बात कर रहे थे वो कंपनसेशन नहीं है, कंपनियों पे डाली गई पेनाल्टी है। 7,000 करोड़ मनरेगा का लेना है, इस चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा है। जो धनंजय जी बोल रहे हैं अलग बातें लिखी है, मैंने तो नहीं कहा इसमें लिखा है, लिखी मनरेगा कहीं नहीं लिखा है। सुनिए ना, मैं बोल लूँ ना, बीच में मत बोलिए प्लीज, मत बोलिए। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं कहा इसमें लिखा हुआ है। कौन से पॉइंट में बताइए, कौन से पॉइंट में? मैं तो नहीं कहा इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, पॉइंट नंबर कहाँ है? अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं इसमें बोल रहा हूँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार से तो लेना है ना। अरे मैं तो नहीं बोल रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है। सुनिए ना, जब पैसा लेना है राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं 8 बिंदुओं की, तो उसमें लिखेंगे ना सर कि नहीं लिखेंगे? आपकी जानकारी अधूरी है, थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। ये पत्र लिखा गया है वित्त मंत्री को, ये पत्र लिखा गया वित्त मंत्री को, एथेनॉल के परमिशन दिलाइए, एथेनॉल के परमिशन जो मांगते वो दिलाइए, आप पढ़ लीजिए ना। लेकिन आपकी चूंकि नरेंद्र मोदी जी की तरह झूठ बोलकर जुमला बोलकर राजी करने की आदत है, तो बात तो करेंगे। जल्दी से अधिकार की बात कर रही है तो तकलीफ आपको होगा क्योंकि आपकी केंद्र सर वैसे डिबेट आज थोड़ा हम जो अर्थव्यवस्था थी, जो सुधार हुआ उस पर कर रहे थे। ठीक है, अभी इस पत्र पर केंद्रित नहीं करते हैं पूरी तरीके से। अखिल क्योंकि इनको झूठ बोलने की आदत है, मैंने तो नहीं कहा पैसा, इनको झूठ बोलने की आदत है। जब छत्तीसगढ़ के हक अधिकार की बात हो तो तकलीफ होती है क्योंकि इनको मालूम केंद्र में की सरकार निकम्मी है। चलिए ठीक, मैं अखिल स्वामी जी आपके पास आ रहा हूँ। अखिल स्वामी जी, राज्य सरकारों की ये शिकायत रहती है कि हमारे पास फंड्स के कुछ ऑप्शन बचे नहीं है, जो बचे थे वो भी कोरोना में खत्म हो गए। एक वैट जो अब राज्य सरकारें ले रही हैं, ये मुख्य सोर्स है। उसके बाद लिकर पर जो लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह हैं। तो उसके बाद क्या ऐसे कौन से सोर्सेस अब आए हैं? क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है कि जो कर्ज 40 करोड़ था वो भी अब 77,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया छत्तीसगढ़ पर। ये क्या ओवरऑल ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था इस कर्ज के नीचे दब जाए? देखिए, वास्तविकता ये है कि जो 4 स्रोत हैं आय के जी, उसमें से जो कॉर्पोरेट टैक्स है और जो इनकम टैक्स है ये लिया जाता है अमीरों से, और जो जीएसटी लिया जाता है और पेट्रोल डीजल पे टैक्स लिया जाता है ये गरीब और अमीर दोनों से लिया जाता है। जो मेन समस्या है, जो अर्थव्यवस्था की मूल समस्या है, कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया है, इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से पिछले 2 वर्षों में केवल 3% लोग ऐसे हैं जिनकी आय न केवल बढ़ी है बल्कि कई गुना बढ़ी है। अगर आप लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 गुना हुआ है। इसका मतलब पूंजीपतियों की जो आय है वो 3 गुनी हुई है। किसी भी राज्य सरकार को अगर प्राथमिकताएं अपनी सही निर्धारित करनी है तो पहली चीज, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया था
कि क्या ऋण बढ़ता जा रहा है तो ये एक नेगेटिव संकेत है। हाँ। आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि जो ऋण लिया जा रहा है उससे प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट हो रहे हैं या अनप्रोडक्टिव एसेट क्रिएट हो रहे हैं। अगर प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट हो रहे हैं और उससे इतना फंड जनरेट हो रहा है कि वो लोन का रिपेमेंट भी कर पाए और विकास भी हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि जो मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग है और कम आय वाले लोग हैं उनके हाथ पे पैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली पहुंचाया जाए, जिससे कि वो मार्केट में परचेजिंग करें। क्योंकि जो समस्या है वो डिमांड साइडेड समस्या है, वो सप्लाई साइडेड समस्या नहीं है। तो मेरा यही, लेकिन इस कोरोना के टाइम में सर प्रोडक्टिव चीजें हो कहां पाई हैं? नहीं, देखिए प्रोडक्टिव होने का मतलब यह है कि मेरा ये कहना है कोविड टाइम पे जरूरी नहीं अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप कुताई कराएं। हाँ। उस समय आवश्यक है कि जो घर के सदस्य हैं उनको खाने को मिले। हाँ। तो ये जो अवस्थापनाएं की बात होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जो ट्रेन और बुलेट ट्रेन की बात होती है, जो बड़े बड़े ब्रिजेस की बात होती है, ये 2 साल का समय था जिसमें जो गरीब और मध्यम वर्ग बुरी तरह से पिटा था। और हाँ। मध्यम वर्ग जिसकी तनख्वाह कटी थी और जिसकी नौकरियां छूटी थी, और गरीब वर्ग जो शहर से गरीब जो गांव की तरफ भागा था, अगर उसकी हैंड होल्डिंग होती, अगर उसके हाथ में पैसा दिया जाता, तो उसके बाद ये अवस्थापनाएं 2 साल वेट कर सकती थी। और जब ये गरीब वर्ग अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो जाता तो अवस्थापनाएं 2 साल पहले बहुत सारी बन चुकी थी और 2 साल के बाद फिर बन सकती थी। हाँ। लेकिन असली जो आवश्यकता है वो है मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग के हाथ को पकड़ना, उनकी हैंड होल्डिंग करना, उनकी इनकम में गिरावट ना हो इसको मजबूर करना। अमीरों की आमदनी बढ़ना उतना अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक नहीं है जितना गरीबों की आमदनी बढ़ना आवश्यक है। अगर 97% लोगों की आमदनी या तो घटी है या स्टेगनेट हो गई है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ठीक, धनंजय जी, सवाल वही कि ये जो कर्जा बढ़ा सर, इससे क्या प्रोडक्टिव हम ला पाए ऐसा जिससे पैसा वापस आया या रेगुलेट हो गया? और दूसरा सवाल ये जो अखिल जी ने बहुत शुरू में कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो ग्रोथ हमें अभी दिखी है ये अभी की हो, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में परचेसिंग पावर कम थी लोगों की, उन्होंने जो रोक कर रखा था पैसा कुछ, वो हो सकता है कि अभी खर्च हुआ हो। तो ये एक संकेत ये भी हो सकते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा इससे उत्साहित ना हो जाएं। देखिए, मैंने 2 बातें पहले कही थी, जो 2019 और 2020 का भी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से जब हमने किसानों के जेब में पैसा डालने का काम किया और किसानों को उसके ऊपर सही कीमत दिए और तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाया, तो 2019 में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम हुआ था, कपड़ा मार्केट में बूम हुआ था, ज्वेलरी मार्केट में बूम हुआ था। जबकि 2020 में वही स्थिति थी। और जबकि कोरोना संकट काल में जहां देश भर में आर्थिक मंदी है, जहां जिस प्रकार से अर्थशास्त्री जी ने सारी चीजों को खुल के बात कही कि आप जब तक 97% लोगों का हाथ में पैसा नहीं डालेंगे कैसे होगा, वही काम सरकार ने यहाँ पे किया है। हमने आम लोगों के जेब में पैसा डालने का काम किया ना, गोधन योजना के माध्यम से पशुपालक के महिलाओं के जेब में पैसा डालने का काम किया। बीजेपी भी दावा करती है सर, वो तो बीजेपी भी दावा करती है कि 6,000 रुपए तो रिजल्ट तो आपके सामने है ना, रिजल्ट तो आपके सामने है कि जहां नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते देश के अन्य राज्य आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, जहां किसानों को उनकी उपज कीमत नहीं मिल पा रहा है, मजदूरों के हाथ में काम नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में हर किसी क्या ये आंकड़े उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं सर, पूरे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, क्या सभी ट्रैक्टर खरीदने की स्थिति में आ गए हैं आज? क्या इतना पैसा पहुंच गया उनकी जेब में? निश्चित तौर पर जो जिनकी जो जरूरत है उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जरूरत तो सबकी है सर, कौन नहीं चाहता, कौन किसान ऐसा होगा कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर ना हो? अरे सुनिए ना, अरे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, किसानों की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने का काम कर रहे हैं। जिसको लग रहा है कि उनको सिंचाई के लिए पंप सेट की व्यवस्था करनी चाहिए, वो पंप सेट खरीद रहा है। जिसको लग रहा है कि उनके पास घर में मकान बनाना चाहिए तो वो मकान बनाने का काम कर रहा है। जिनको ये लग रहा है कि उसको घर में मोटरसाइकिल खरीदना चाहिए, मोटरसाइकिल खरीद रहा है। जिसको ये लग रहा है कि उसको पशुधन खरीदना चाहिए, पशुधन खरीद रहा है। जिसको लग रहा है ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, ट्रैक्टर खरीद रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये उनके जरूरतों को पूरा करने का काम सरकार ने किया है, तभी तो आज मार्केट में बूम है ना। कोई किसी किसान को लग रहा है कि उनको ज्वेलरी खरीदना चाहिए, वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो ये चीजें है ना, क्योंकि जब भूपेश बघेल की सरकार ने लोगों को जेब में पैसा डालने का काम किया तो ही मार्केट में फ्लो आया। और अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? सबसे मार्केट में फ्लो आया उससे हमारे भी इनकम जनरेट हुए ना, हमको भी टैक्स मिला ना, हमारा भी इनकम जनरेट हुआ उससे। अमित जी, अब मुझे समय दीजिएगा प्लीज। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सूचक होता है देश के परिप्रेक्ष्य में जीडीपी और प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जीएसडीपी। जीएसडीपी की जो ग्रोथ छत्तीसगढ़ में देखी जा रही थी हमारी सरकार में, वो 7% की ग्रोथ थी पर और इनकी सरकार आते ही वो 5%, 2%। चलिए सर, समय नहीं है, समय नहीं है, शुक्रिया। माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय नहीं है सर। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।
छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।